नाज़रीन आदाब, आज मुल्क उस शख्सियत को याद कर रहा है जिसने अपनी सलाहियत से माशरे की उन बुराइयों को ना सिर्फ ख़त्म करने का काम किया जो इंसानियत के लिए नासूर बन चुकी थी, बल्कि हर हिंदुस्तानी को यकसा हुकूक देकर एक बावकार ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। डॉक्टर अंबेडकर का नाम आते ही हमारे सामने आइन का वो नक्शा आ जाता है जो एक जमहूरी निज़ाम में हासिल हुकूक पर हमें फ़ख्र महसूस कराता है। आज जिस जमहूरियत का जश्न हम मना रहे हैं उसकी बुनियाद वही आइन है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की रहनुमाई में मुरतब किया गया। एक ऐसा आइन जिसमें हर हिंदुस्तानी को बिना किसी तफरीक के बराबर हुकूक हासिल हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आइन में ऐसी शिकों को भी शामिल किया जिसके तहत मुल्क का हर तबका अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर कर सके। आइन में हासिल हुकूक में हमें वोट की शक्ल में वो इख्तियार भी दिया गया जिसके दम पर हम अपनी हुकूमत का, अपने रहनुमाओं का इंतखाब कर सकें और अपने मुल्क की तामीर में कलीदी किरदार अदा कर सकें। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत को किसी एक शोबे तक महदूद रखना नाइंसाफ़ी होगी। आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर कानून, माहिर इक़्तिसादियात, कानून साज, सहाफ़ी, माहिर तालीम, या यूं कहें कि ज़िंदगी का कोई ऐसा शोबा नहीं जिसमें उन्होंने इंसान की बेहतरी के लिए कोई सरगर्म रोल अदा ना किया हो। दुनिया के सबसे बड़े जमहूरी मुल्क हिंदुस्तान को पूरी दुनिया इज्जत और एहतराम की नजर से देखती है तो उसकी वजह यही है कि यहाँ बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत हर एक को मुसावी आईनी हुकूक हासिल हैं जिनकी बुनियाद पर हर हिंदुस्तानी एक बावकार जिंदगी बसर कर सकता है। मौजूदा दौर में हिंदुस्तान पूरी दुनिया को ये पैगाम देने में कामयाब रहा है कि जमहूरियत से ही किसी भी मुल्क और इंसानियत की तरक्की मुमकिन है। एक तरफ जहां हमारे मुजाहिदीन आज़ादी ने मुल्क को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने में अपनी जानों तक का नजराना पेश कर दिया, वहीं तारीख में कुछ ऐसे नाम भी मिलते हैं जिन्होंने अपनी सियासी सूझबूझ और लियाकत से न सिर्फ माशरे में फैली बुराइयों को दूर किया बल्कि मुल्क की तामीर और तरक्की में ऐसे कारहाए नुमाया अंजाम दिए जिनको रहती दुनिया तक फरामोश नहीं किया जा सकता है। इन्हीं नामों में सरफहरिस्त एक नाम है पसमानदा तबके के मसीहा और मुल्क के आईन साज भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जिन्होंने माशरे में फैली हर उस बुराई को खत्म किया जो मुल्क के इत्तेहाद के लिए खतरा बन चुकी थी। वहीं हमें एक ऐसा आईन दिया जिसने जमहूरियत की राह हमवार करके हर किसी को बड़े ख्वाब देखने का सुनहरा मौका फराहम किया। किसी भी मुल्क की ज़िंदगी में आइन का होना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से अगर मुल्क आज़ाद है और जमहूरी है। इसलिए कि जाहिर सी बात है कि आज़ाद है और जमहूरी है, इसका मतलब यह है कि यहाँ डिक्टेटरशिप नहीं है, यहाँ और किसी तरह की हुकूमत नहीं बल्कि जमहूरियत है। जमहूरियत का मतलब है हर शख्स को आज़ादी। उस आज़ादी को कहाँ आप बचा करके रखेंगे सिवाय संविधान के। इसीलिए आज देखिए कि ज़रा सा भी कुछ खिलाफ वर्जी हो जाती है सरकार की तरफ से, समाज के किसी और तबके की तरफ से, तो हम फ़ौरन सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारे संवैधानिक अधिकार यानी आइन के तरफ से जो दिए गए हकूक़ हैं उसकी खिलाफ वर्जी हुई है और हमें यहाँ राहत चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि आइन का बड़ा रोल है हिंदुस्तान की और दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर वहाँ के शहरियों के हुकूक को बचाए रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए। आज़ाद हिंदुस्तान के मेमारों में से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जहां जदीद हिंदुस्तान की तामीर में अहम किरदार अदा किया, वहीं आज़ादी से कब्ल मजलूमों और कमज़ोरों की आवाज़ बनकर
इंसानियत और भाईचारे की बुनियाद को मजबूत किया, जिसे कभी फरामोश नहीं किया जा सकता। एक आईन साज से अलग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इंसानी फर्क को मिटाने की भरपूर कोशिश की। रंग, नस्ल और मजहब की बुनियाद पर जिन लोगों के साथ तफरीक बरती गई, उनकी आवाज बनते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कैसे समाजी और मजहबी बुराइयों की जो जड़ें थीं, उनको कमजोर करते हुए किस तरह एक मसीहा के तौर पर उभरे, आइए उसका जायजा लेते हैं। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में सूबेदार रामजी सकपाल और भीमाबाई के घर पैदा हुआ नौनिहाल भीम आगे चलकर बाबा साहिब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहलाया। कानूनदां, सियासी रहनुमा, फलसफी, इंसान दोस्त, माहिर इक्तिसादियात भीमराव अंबेडकर में बचपन से ही मुश्किलात और ज्यादतियों के खिलाफ इल्म और तालीम के सहारे लड़ने का जज्बा था। इंतहाई जिहानत के मालिक भीमराव अंबेडकर ने बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की फेलोशिप हासिल करके बंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। 1913 में भीमराव अंबेडकर की जिंदगी में वो यादगार लम्हा भी आया जब दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में से एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने आला तालीम के लिए दाखिला लिया। वो पहले भारतीय हैं जिन्होंने अर्थशास्त्र में डबल पीएचडी लिया है। उन दिनों अर्थशास्त्र पढ़ना ही मुश्किल था और वो दोहरी पीएचडी डॉक्टरेट करने वाले पहले भारतीय। अब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहे कि उन्होंने काम किया, पढ़ाई करके, और जो सबसे पहला काम उन्होंने जो करना चाहा वो ये था कि मैं मेरे देश के जो गरीब हैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरी जो पढ़ाई है वो कैसे काम आ सकती है, उनकी आर्थिक स्थिति को ऊपर कैसे किया जा सकता है। क्योंकि वो मनुष्य की उन्नति के दो मार्ग जानते थे, एक पढ़ाई और दूसरा उनकी आर्थिक उन्नति, तभी समाज सुधर सकता था। डॉक्टर अंबेडकर ने 1926 में हिल्टन यंग कमीशन के सामने कुछ एविडेंस पेश किए। अपनी थीसिस में तो उन्होंने आर्थिक एनालिसिस किया ही किया, उसके अलावा वो एविडेंस पेश किए और उनके आधार पर 1935 में भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई। ये उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट रहा। अंग्रेज़ों के ज़माने में बहुत अच्छी अंग्रेज़ी उनकी थी, और अंग्रेज़ जो कई लोग थे, जवाहरलाल जी थे, मौलाना आज़ाद थे, अंबेडकर जी थे, जब वो कोई बात करते थे तो ये सोच लेते थे कि ये लोग मौजूद हैं तो बहुत सोच समझ करके वो कोई बात करते थे कि ये काउंटर करेंगे, फौरन देर नहीं करेंगे। तो वो सिर्फ पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इंसानियत का दर्द भी था, और ब्लंट, बेबाक, गलत बात है तो गलत है। आला तालीम हासिल करने के बावजूद दकियानूसी मुआशरा अंबेडकर को सिर्फ एक खास फिरके से होने के सबब तस्लीम नहीं करना चाहता था। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से इकोनॉमिक्स में डबल पीएचडी करने वाले पहले हिंदुस्तानी बने अंबेडकर को 1926 में बंबई के गवर्नर ने पसमानदा तबके के नुमाइंदे के तौर पर बंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनाया, जो कि उनका पहला सियासी ओहदा था। 30s मतलब जब 1930 और 1920 की बात करते हैं, जब बाबा साहब का राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में उनका योगदान रहा, आज़ादी की दौड़ में काफ़ी हद तक जो लोग जुड़े हुए थे आज़ादी के संघर्ष में, उनको ये पता था कि सामाजिक और इकोनॉमिक आज़ादी जब तक नहीं होगी तब तक पॉलिटिकल आज़ादी से कुछ होने वाला नहीं है। और इस बात को बाबा साहब ने हमारे पॉलिटिकल सर्कल में और हमारे राजनीतिज्ञों में बहुत जोर से डाला, और जिसके कारण इस बात को माना गया कि आर्थिक और सामाजिक आज़ादी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी राजनीतिक, इनफैक्ट कहीं ना कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और इस बात को मुझे लगता है कि सारे आज़ादी की दौड़ में बाबा साहब का यह योगदान बहुत बड़ा योगदान रहा। 1924 में उन्होंने तालीम याफ्ता बनो, मुत्तहिद रहो और जद्दोजहद करो का कौमी नारा दिया
जिसके बाद वो एक अजीम समाजी कारकुन और मजलूमों के रहनुमा बनकर उभरे। बाबा साहब अम्बेडकर के समाजी खिदमत तो बहुत थे। एक, खुद जिस बैकग्राउंड से आते थे वहाँ उनके ख़िलाफ़ जितने तरह का डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था, उसके बावजूद वो तालीम हासिल करने का इतना बड़ा बीड़ा उठाया और दुनिया के चंद एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया से वो फारिग हुए। यानी दूसरे अल्फाज में ये कहा जा सकता है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने अपनी दिक्कतों को अपने रास्ते का रोड़ा नहीं बनने दिया, बल्कि उसको लांघते और पार करते हुए तालीम हासिल करी। एक मरतबा तालीम हासिल करी तो अच्छी बात यह है कि बाबा साहब चाहते तो किसी बड़ी से बड़ी संस्था में एक ज़ाती नौकरी लेकर के बैठ जाते, लेकिन उन्होंने ऐसा करने की बजाय समाजी खिदमत करना चाहा। समाजी खिदमत का एक बड़ा पहलू ये निकल कर के सामने आता है कि दलित तबके का वो लोग जो बाबा साहब की तरह से हैं, अच्छा करने, टैलेंट रखने के बावजूद उनको समाज में वो जगह नहीं मिलती है, तो दलितों को कैसे एम्पावर किया जाए, सशक्त किया जाए, उनको खुद मुख्तारी दी जाए, इसके लिए बाबा साहब ने बड़े काम किए। और बड़े काम करने का एक और तरीक़ा था कि अपनी मिसाल खुद कायम करी और फिर ये सोचा कि सियासी तौर पर, आइनी तौर पर और दूसरे तमाम सारे तरीक़े से उनको एम्पावर किया जाए, उनको मजबूत बनाया जाए। आज बाबा साहब अम्बेडकर की तकरीबन परस्तिश जैसी चीज़ होती है, ख़ास तौर से दलित समाज के अंदर, कि उन्होंने जो नज़रिया दिया, उन्होंने जिस तरह से उनको मजबूत करने की कोशिश करी और जितने बड़ी बड़ी मिसालें पीछे छोड़ी, आज भी बहुत सारे ऐसे दलित रहबरान हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर के नक्श कदम पे चलना चाहेंगे। जिंदगी के हर मोड़ पर तफरीक का सामना करने वाले अम्बेडकर ने इस मसले को कौमी सियासत के मरकज तक ले जाने की कामयाब कोशिश की। उन्होंने मजलूमों और महरूमों के मंदिर में दाखिले, पानी पीने, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी बुराइयों को मिटाने के लिए कालाराम मंदिर सत्याग्रह, महाड़ सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह और 1935 में येवला की गर्जना जैसी तहरीकों की क़यादत की। साथ ही हाशिए पर रहे और नौखानदा लोगों को बेदार करने के लिए भीमराव अंबेडकर ने कलम का सहारा लिया और 1927 से 1956 के दरमियान मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नाम के 5 अखबारात और रिसालों की इदारत के फराइज अंजाम दिए। डॉक्टर अंबेडकर का जो सबसे बड़ा हथियार था जिससे वो लड़ते थे वो था कलम। उन्होंने कोई लाठी नहीं उठाई, कभी भी किसी से झगड़ा नहीं किया। किसी ने उन पर अटैक किया तो अपने लोगों को ये कह दिया कि नहीं, मेरा उद्देश्य हिंसा करना नहीं है। उसके लिए वो सिर्फ कलम उठाते थे, चाहे संविधान लिखना हो, चाहे पत्र पत्रिकाएं लिखनी हो, चाहे लेख लिखना हो। और इसी संदर्भ में उसका कारण, क्योंकि वो पत्रकार क्यों बने, क्योंकि उस समय का मीडिया उनको तवज्जो नहीं दे रहा था। उस समय के मीडिया ने उनको रिजेक्ट कर दिया था। तो बोले कि ठीक है, मेरे अंदर इतना दम है कि मैं अपने पत्र पत्रिकाएं चला सकता हूँ। लोगों ने मदद करी, समता निकाला, बहुत आज आप पढ़ेंगे तो प्रबुद्ध भारत निकाला। उन्होंने 5 अखबार निकाले। ये मैंने 2 इम्पोर्टेंट बताए आपको। जनता भी उन्हीं का है। तो वो खुद पत्रकार थे, वो खुद अर्थशास्त्री थे, वो समाज सुधारक थे, मतलब जाने क्या क्या थे। जो कुछ होता है एक इंसान की पर्सनालिटी में, वो सब कुछ था। एक इंसान में कुदरत ने इतना कुछ दिया, वो भारत का सौभाग्य है। हमजहत सलाहियत के मालिक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक माहिर इख्तिसादियात भी थे, जिन्होंने बैंकिंग निज़ाम, टैक्स निज़ाम और दीगर मौज़ूआत पर तहकीक करके मुल्क की इख्तिसादी तरक्की की राह हमवार करने में नुमाया रोल अदा किया। कमजोर तबके के लिए एक मसीहा बन चुके बाबा साहिब की मकबूलियत नई ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी थी और उन्होंने अपनी दूरंदेशी से हालात के खिलाफ जाकर कुछ ऐसे फैसले किए जिनसे लोगों को उनका हक मिलकर रहे। 1942 में वाइसरॉय सरकार में वजीर मेहनत बनकर उन्होंने तरक्याती इक़दामात किए, जिनमें
मजदूरी कम करके 8 घंटे करना और रोजगार दफ्तर का कयाम नुमाया है। अर्थशास्त्री के रूप में उन्होंने किसानों के पे टैक्स, जितने लेबर उस समय थी तो उन्हें ये लग रहा था कि भाई जी लेबर के साथ अन्याय हो रहा है, उनका सैलरी रिवीजन हो, उनको भत्ते मिलने का काम हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का काम हो, या उनको यूनियन बनाने के लिए काम हो, वो सारा डॉक्टर अंबेडकर ने उस समय किया। भारत की तरफ से डॉक्टर अंबेडकर को 1942 में एक भारतीय होने के नाते, एक कानूनविद होने के नाते और एक अच्छे विद्वान होने के नाते वायसराय की काउंसिल में उनको मिनिस्टर बनाया गया, और वो भारत के लेबर मिनिस्टर थे उस समय, भारत की सरकार के, मतलब अंग्रेजी सरकार जो भारत में थी उसके लेबर मिनिस्टर रहते हुए जो काम किए शायद ही किसी ने अब तक किए। जितने सुधार आज हम लोगों की ज़िंदगी में देख रहे हैं, खासकर लेबर क्लास की में, वो 1942 से 1946 के बीच डॉक्टर अंबेडकर ने सुझाव दिए थे सारे के सारे, और सरकार को मजबूर कर दिया था कि ये सारे माने जाने चाहिए, और माने गए। मसलन 14 घंटे से 8 घंटे काम की अवधि कराना, लेडीज़ को जेंट्स के बराबर भत्ते और उनकी तनख्वाह मिलना, बराबर काम बराबर तनख्वाह, लेबर यूनियन को अप्रूव कराना, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को बनाना, ये सारे काम डॉक्टर अंबेडकर ने लेबर मिनिस्टर रहते हुए थे। डॉक्टर अंबेडकर ने 1942 में जब लेबर मिनिस्टर बने तो उनके पास वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री का एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया था, और उसके बाद उनको उड़ीसा विजिट का चांस मिला था। उड़ीसा में बाढ़ आई हुई थी, उस बाढ़ को देखकर उन्होंने एक सेंटेंस बोला था कि वाटर इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, और ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। 1952 में सेम सब्जेक्ट पे कोलकाता में एक सेमिनार में बोले हो। उस बाढ़ का आकलन करते हुए उन्होंने ये कहा कि मेरे देश का एक भाग सूखा है और एक भाग में बाढ़ है, ये नहीं होना चाहिए, हमारे पास नेचुरल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है। उन्होंने फिर ये सुझाव दिया कि हमें सभी नदियों को जोड़कर उन जगहों पर पानी पहुंचाना चाहिए जहां पर पानी नहीं है। जहां उन्होंने आज़ादी से पहले महरूमों और मजलूमों के लिए औरतों के साथ होने वाले इम्तियाज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, वहीं आज़ादी के बाद उन्होंने हर हिंदुस्तानी को वो मौका फराहम करने की भरपूर कोशिश की जिससे कि वो ज़िंदगी के हर शोबे में आगे बढ़ सके, और आगे बढ़ रहा है। आइन जहां हमें अपने रहनुमाओं और अपनी हुकूमत के इंतखाब का मौका फराहम करता है, वहीं रिजर्वेशन के ज़रिए मुल्क के महरूम तबकों को आगे बढ़ने के लिए रास्ता भी हमवार करता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत किसी एक दायरे तक महदूद नहीं है। वक्त ने जो भी चैलेंज बाबा साहिब के सामने पेश किया उसका उन्होंने बहुस्न खूबी सामना किया, मगर अब किस्मत ने बाबा साहिब का इंतखाब एक ऐसे काम के लिए किया जिसे सिर्फ वही अंजाम दे सकते थे। हिंदुस्तान में यकजहती और तरक्की की राह हमवार करने वाले अंबेडकर ने मुल्क आजाद होने पर जो जिम्मेदारी निभाई वो तारीख का सुनहरा बाब बन चुका है। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ और आलमी नक्शे पर दुनिया का सबसे बड़ा जमहूरी मुल्क मंजर-ए-आम पर आया। मजहबी हमआहंगी, मुसावी हुकूक और इंसानियत पर मबनी हिंदुस्तानी आइन को अंबेडकर ने तरतीब दिया और 26 नवंबर 1949 को उस वक्त के सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंपकर कौमी यकजहती और सालिमियत से मुल्क में जमहूरियत की जो बुनियाद मजबूत की उसको कभी कमजोर नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब की हैसियत ख़ास ऐसे हो जाती है कि चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी, यानी अल्फाज को कैसे सजाया जाए, हर अल्फाज के पीछे के क्या माने होते हैं, उसको कैसे कन्वे किया जाए और पूरा का पूरा उसकी सेटिंग कैसे बनाई जाए, तो ये काम बाबा साहब अम्बेडकर जो का है वो आज़ाद हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान के आइन के सिलसिले से हमेशा याद किया जाएगा। और तारीख़ जब भी लिखी जाएगी तो बहुत ही जली हरूफ में लिखा जाएगा।
कि बाबा साहेब अम्बेडकर का ये बहुत बड़ा कारनामा था कि वो चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमेटी थी, लेकिन संविधान बनाने की प्रक्रिया में वो अकेले नहीं हैं, और तमाम सारे जो मेंबरान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैं, सारे लोग जो अपनी बात रखते हैं, उनका भी अपना तजुर्बा है, वो सारी तजुर्बे लेकर के आते हैं। तो संविधान बनाने की प्रक्रिया में सब लोग शामिल हैं, लेकिन उसको अच्छे से समेट के बटोर के आवाम के सामने पेश करने का जो जिम्मा है वो बाबा साहब का है, और हम सब उसको रिकॉग्नाइज करते हैं। अंबेडकर ने जो आईन मुल्क को दिया, उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान 21वीं सदी में तरक्की की राह पर गामजन है। इसी आईन की रूह से हमें अपने बुनियादी हुकूक हासिल हैं, जो बिला तफरीक़े मजहब व मिल्लत और रंग व नस्ल सबके लिए एक है। वहीं हक़ राय दही का इस्तेमाल कर अवाम को वो ताकत दी कि वो खुद अपनी हुकूमत का इंतखाब कर सकें। अंबेडकर आजाद हिंदुस्तान के पहले वजीर कानून बने। बतौर वजीर कानून अंबेडकर ने हिंदू कोड बिल तैयार किया, जो मुल्क की खवातीन को बराबरी का दर्जा दिलाने पर मबनी था, लेकिन बदकिस्मती से ये बिल पास न हो सका और अंबेडकर ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। अंबेडकर शुरू से ही खवातीन और बच्चों के हुकूक को लेकर फिक्रमंद थे। हिंदू कोड बिल में जब उन्होंने देखा कि हमारी जो महिलाएं हैं इनको बराबरी का हक नहीं है, तो वो उनको जहां भी असमानता दिखती थी, गैर बराबरी दिखती थी, वहां वो अड़ जाते थे, लड़ जाते थे। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पार्लियामेंट इज़ द राइट प्लेस जहाँ पर मैं उनकी बराबरी का हक मांग सकता हूँ, हिंदू कोड बिल पेश किया। प्रधानमंत्री जी उस समय के जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि ये बिल पास नहीं हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, लेकिन सहयोग से वो पास नहीं हुआ। उसमें उन्होंने जो आज लेडीज़ जितना उनको सारी हक मिले हैं, फादर की प्रॉपर्टी पे हक, जो विधवा होती है उसका अपने हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे हक, बाल विवाह जिसको आज हम कहते हैं, जो औरतें जो काजी औरतें हैं उनको जितना भी हक मिला है कि भाई वो मैटरनिटी लीव ले सकती हैं या दूसरे तरह के अपने बच्चे को दूध पिलाने के लिए अलग से जगह का इंतजाम है, इन सब का नींव डॉक्टर अंबेडकर ने उस आधी आबादी के लिए रख दिया था। वो चाहते तो संविधान में ये लिख देते कि ये सिर्फ SC ST की औरतों को मिलेगा, बाकी को नहीं मिलेगा, लेकिन नहीं, उनको पता था कि औरतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान की जा रही हैं और उनको वही हक मिलना चाहिए जो मर्दों को मिलता है। आज जो विमेंस मूवमेंट है जिसकी नींव कहीं ना कहीं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने डाली हुई है। आधुनिक भारत की जो नींव पड़ी है उनकी सोच पर पड़ी। वो पहले शख्स थे कि जिन्होंने जो औरतों से मुताल्लिक मुद्दे थे उनको एक सोशल एविल्स के फॉर्म में संगठित तौर पर प्रोजेक्ट किया। दलित और महिला दो मोस्ट मार्जिनलाइज सेक्शन है, और अगर इनको हम स्ट्रीमलाइन कर देंगे, इनको मेन स्ट्रीम में ला देंगे, तो जो इनइक्वालिटी का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उस पर अटैक किया जा सकता है। बौद्ध मजहब के आजादी, बराबरी और भाईचारे के पैगाम से मुतासिर होकर माहिर तालीम, माहिर इक्तिसादियात, कानून साज और सहाफी अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध मजहब अपना लिया। अंबेडकर हमेशा इस बात में यकीन रखते थे कि जिंदगी लंबी नहीं, अजीम होनी चाहिए, और अंबेडकर अपने कारनामों से ये साबित भी कर गए। 6 दिसंबर 1956 को वो इस दुनिया फानी से रुखसत हो गए। 1990 में बादअज़मर्ग उन्हें मुल्क के आला तरीन एजाज भारत रत्न से सरफराज किया गया। भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भले ही आज हमारे दरमियान न हो, लेकिन तालीम और जिंदगी के लिए अपनी मुस्बत सोच और अपनी मुल्की खिदमात के सबब वो हमेशा हमारे जहनों में रहेंगे। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जामिया सिफात शख्सियत को सामने लाने की हमारी ये कोशिश आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इस शेर के साथ मुझे दे दीजिए इजाज़त, और ये शेर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शख्सियत पर बिल्कुल सादिक आता है। हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है